This story is brought to you by tapeatale.com. बेवजह किसी ट्रेन की चेन खींचने की सज़ा मालूम है? 1,000 रुपये जुर्माना या 1 साल की जेल, और अगर किस्मत खराब हुई तो दोनों। वैसे मैंने तो आपको ये बता दिया, बट आई लर्न दिस द वेरी हार्ड वे। तो मुझे ना शुरू से ही घर से दूर रहकर कहीं इंजीनियरिंग करनी थी। किस्मत ने भी थोड़ा साथ दिया और मुझे कॉलेज भी बाहर का मिल गया। मैं खुश था इस बात से कि अब मैं आज़ाद रहूँगा, अपने डिसीजन सब मैं खुद ले पाऊँगा। और घर जो किसी जेल से लगने लगा था, अब मैं फाइनली वहाँ से रिहा हो रहा था। और उस उम्र पे मम्मी पापा से हर बात पर लड़ाई होती थी, हर चीज़ पर दो मत बनने लगे थे। मम्मी पापा मुझे हर बात पर टोकने लगे थे। उनकी फ़िक्र शायद जायज़ भी थी, लेकिन मेरे हिसाब से मेरे 18 साल की समझ उनके 50 साल के तजुर्बे पे ज़्यादा भारी थी। तो करीब 1 हफ्ते के बाद मुझे कॉलेज के लिए निकलना था, और उस वक्त मेरे तेवर भी ऐसे थे कि मैं घर वालों से ज़्यादा दोस्तों के साथ वक्त गुजारता था। दिन भर उनके साथ घूमता फिरता और शाम को घर बस खाने और सोने के लिए आता था। तो एक रोज़ मेरी नींद मिक्सर के शोर पे खुली जो माँ किचन में चला रही थी। काफ़ी देर तक उसे इग्नोर करा, लेकिन जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उन पर चिल्ला दिया, क्या यार मम्मी, सोने दो ना। उन्हें मुझसे कहा कि तुझे दाल कचौड़ी पसंद है ना। अरे मैंने कहा है क्या, मैंने मांगी है क्या? नहीं ना, तो ये फालतू वाला प्यार मत दिखाया करो मेरे को। वो शांत खड़ी थी और मेरी इस बदतमीजी पे पिताजी भी बगल वाले कमरे से मुझ पर चिल्ला दिए, आखिर क्या हो गया तुझे? घर वालों से कोई मतलब नहीं है? किसी पीजी की तरह घर बस खाने और सोने के लिए आता है तू? हैं? घर पढ़ाई के लिए छोड़ रहा है या तुझे घर कभी वापस ही नहीं आना है? काश ऐसा हो पाता। कम से कम इस जेल से मुझे हमेशा के लिए फुर्सत तो मिल जाती। तुम लोग की रोज रोज की चिक चिक ना परेशान करने लगी है मुझे। और मैं इतना बोलकर अपने कमरे में वापस आ गया। इसके बाद हमारी बची कुची बातचीत होना भी बंद हो गई। हम बस डिनर टेबल पर मिलते थे और मेरी आंखों में शर्म अभी भी नहीं थी, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं बड़ा हो चुका था। और जब हम बड़े होते हैं तो घर वालों से तो लड़ना पड़ता है। कहते हैं ना, समटाइम्स यू नीड टू बी अ रिबेल। बट मुझे लगता है हम लोगों ने शायद बीइंग अ रिबेल का मतलब ही गलत समझ लिया है। हमें घर वालों की बातें ना मानकर हमें ये लगता है कि अब हम अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। उनसे अपनी जिद मनवा कर हमें ये लगता है कि अब हम बड़े हो चुके हैं। और इससे ज़्यादा शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती कि हम उनसे अपनी इन गलतियों की माफ़ी तक नहीं मांग पाते। तो अब अगले दिन मुझे कॉलेज के लिए निकलना था। पैकिंग के नाम पे मैंने बस सूटकेस बाहर निकाला था। सामान बिखरा पड़ा था, किताबें एडजस्ट नहीं हुई थी, कपड़े इस्त्री नहीं कराए थे, लैपटॉप का चार्जर तक नहीं मिल रहा था। तो मैंने सोचा माँ को बुला लूँ, लेकिन माँ से तो लड़ाई हुई है, उन्हें कैसे बुला सकता था कि इतने में वो खुद ब खुद हाथों में चार्जर लिए अंदर आए। मैंने उनसे कहा मैं इसे ही ढूंढ रहा था। उन्होंने मेरी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप आए और मेरी मदद कराने लगे। सामान जो सेट नहीं हो रहा था उन्होंने झट से सेट कर दिया। किताबें न जाने कब अरेंज हो गई और कपड़े इस्त्री होके कब सब सूटकेस में फिट हो गए, मुझे मालूम ही नहीं चला। इस बीच मैंने उनसे कई दफ़ा बात करने की कोशिश करी, लेकिन वो मेरी किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देते थे। माँ अगर रूठ जाए, माँ अगर नाराज़ हो जाए, माँ अगर तुम पे चिल्लाए तो चलता है, लेकिन माँ अगर शांत हो जाए तो दुनिया ख़त्म सी लगती है। उस रात मेरा कॉलेज जाने से पहले घर पे आखिरी डिनर था। मैंने डिनर टेबल पर भी उनसे बात करने की कई दफ़ा कोशिश करी, लेकिन वो मेरे किसी भी सवाल का कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। अब ट्रेन चूंकि रात के 3 बजे की थी, तो मैंने रात भर जगना ही मुनासिब समझा। मैं छत पर अकेले आंखों में आंसू लिए बस अपनी गलतियां सोच रहा था कि इतने में पिताजी छत पर आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि बेटा पैकिंग हो गई? हाँ पापा, पैकिंग हो गई। वो मेरा चेहरा देखकर सब समझ गए थे। उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझसे कहा कि बेटा तुम दुनिया में कहीं भी चले जाओ, ये ऊंचे ऑफिस, जिगरी दोस्त, विलायती लोग, तुम 1000 कमरों में रहोगे, तुम 1000 चेहरों से मिलोगे, लेकिन दिन के आखिर में तुम घर को ढूंढोगे। और घर वो है जहाँ परिवार है, जिसे आज तुम जेल कह रहे हो ना। जिस दिन यहाँ से निकलोगे समझ जाओगे कि ये जेल नहीं, जन्नत है। उनकी बातों से मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि हम सब घर छोड़ तो देते हैं, लेकिन वापस कब आना है ये हमको भी नहीं मालूम होता। उनकी फिक्र, उनका प्यार सब कुछ जायज़ है, लेकिन हम अपने सपनों की दौड़ में अपनी जिम्मेदारियां कब भूल जाते हैं मालूम ही नहीं चलता। जब मैं नीचे उतर कर आया तो माँ मेरे लिए किचन में कुछ तो बना रही थी। उनसे बात करने की इस बार मुझसे हिम्मत तो नहीं हुई। जब मैंने ऊपर घड़ी को देखा तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पास अब वक्त भी ज़्यादा नहीं है। तो मैंने फटाफट से कपड़े पहने, सामान बांधा और हम तीनों ही स्टेशन की तरफ चल दिए। अब जस्ट किसी ने भी कॉलेज या नौकरी के लिए अपना घर छोड़ा है, उन्हें मालूम होगा
कि वो घर से स्टेशन तक का आखिरी सफ़र कितना मुश्किल होता है। सब कुछ पीछे छूट रहा था, वो रास्ता, वो प्यार, परिवार, दोस्ती। एक बार को मन करता है कि रुक जाएं, लेकिन ज़िंदगी, जिम्मेदारी और सपने तीनों स्टेशन पे इंतज़ार कर रहे हैं। सफ़र यूँ बीच में तो नहीं छोड़ा जाता। मेरा दिल इन सब बातों से ज़्यादा इस बात से भी भारी था कि माँ से पिछले 1 हफ्ते से ढंग से बात तक नहीं हुई है। जब तक मैं उनसे कुछ बात करता, पापा ने कहा कि जल्दी कर, ट्रेन स्टेशन छोड़ रही है। और सही मायनों में ट्रेन स्टेशन से जा रही थी। मैं पूरी जान लगाकर प्लेटफॉर्म पर भागा। मैंने किसी तरह सामान फेंका और मैं अंदर चढ़ा। जब गेट पर खड़े होकर मैंने माँ को देखा, तब मुझे एहसास हुआ कि उन्हें तो मैंने मनाया ही नहीं। मैं ऐसे तो लखनऊ नहीं छोड़ सकता था। मुझे कुछ नहीं सूझा तो मैंने बिना कुछ सोचे समझे ट्रेन की चेन खींच दी। मैं उतर कर उनकी तरफ भागा, उन्हें ज़ोर से गले लगाया और सॉरी बोला। तब कहीं जाके दिल को थोड़ा सा सुकून आया। वो मुझसे अब भी नाराज़ थी, लेकिन इस बार शायद चेन खींचने को लेकर। मैंने उन्हें बाय बोला, पिताजी के पैर छुए और मैं वापस सफ़र में आ गया। मैंने वो स्टेशन छोड़ दिया था, मैंने लखनऊ स्टेशन छोड़ दिया था। मैं सफ़र में आगे बढ़ गया था। और उनकी उस क्यूट सी स्माइल के लिए 1000 रुपये का जुर्माना तो बहुत छोटी सी कीमत थी। जब अंदर आके मेरा भूख के मारे हालत ख़राब होने लगी तो मैंने बैग खोला और बैग में सबसे ऊपर मेरी फेवरेट दाल कचौड़ी। माँ, आई लव यू यार।